जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 2 एपिसोड 1 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है मॉडल किड। ये कहानी है जो नाम के एक छोटे लड़के जिसे हॉरर जॉनर बहुत ज्यादा पसंद था। उसके दो टॉयज थे जो कि उसे बहुत ज्यादा प्रिय थे और उनका नाम था गिलमैन एंड द मम्मी। वो अपने दिमाग में इमेजिन करता है कि मम्मी ने एक लड़की को किडनैप करके रखा है और उसका पति जब उसे बचाने के लिए आता है तो मम्मी वहां पर आकर उस पर हमला कर देता है। उसका पति उसे शूट करता है लेकिन मम्मी पे कोई भी असर नहीं होता। तभी अचानक वहां पे किसी की दहाड़ की आवाज आती है और वहां पे गिलमैन आ जाता है जो कि मम्मी से लड़ने लगता है। उसकी इस इमेजिनेशन के बाद हम देख पाते हैं कि वो दोनों सिर्फ उसके एक टॉयज हैं और उससे जो इमेजिन कर रहा था कि आखिर उन दोनों की लड़ाई कैसे होगी। तभी जो कि माँ वहां पर आ जाती है और उससे कहती है कि आज वो क्या बना है। तो जो उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर बना हुआ है। उसकी माँ उससे कहती है कि आखिर वो कब तक इन खिलौनों में ही लगा रहेगा। वो नॉर्मल बच्चों की तरह स्कूल जाए और कुछ पढ़ाई लिखाई भी सीखे, लेकिन जो को अपनी कॉमिक्स और हॉरर में कुछ ज्यादा ही इंटरेस्ट आता था। तभी उसकी माँ उसे बताती है कि उससे मिलने के लिए उसके आंट और अंकल आए हुए हैं जो कि उसके लिए पिज्जा भी लाए हैं और वो उसका नीचे इंतजार कर रहे हैं। जो अपनी आंट को पसंद तो करता था क्योंकि वो अच्छी थी, लेकिन वो अपने अंकल को पसंद बिल्कुल नहीं करता था क्योंकि उसके अंकल का रवैया उसकी तरफ बहुत ही ज्यादा गलत था। उसके बाद जो अपनी माँ के साथ नीचे जाता है जहाँ उसके आंट और अंकल उसका इंतजार कर रहे थे। उसका अंकल उसकी ड्रेस देखकर उससे कहता है कि आखिर वो क्या बना हुआ है। तो वो उसे बताता है कि वो एक वैम्पायर बना हुआ है। उसके अंकल को उसका ये ड्रेस बिल्कुल ही पसंद नहीं था और वो चाहता था कि वो एक मर्द बने और लड़ाई झगड़ा सीखे। जब वो लोग उसे टैंक सर्व करते हैं तो वो उससे कहता है कि वो टैंक बिल्कुल नहीं पीता। तो उसका अंकल ये सुन के हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर वो ये सब क्यों कर रहा है। उसे बताता है कि उसका एक फेवरेट कैरेक्टर है जो कि ड्रग्स का सेवन करता है, तो टैंक तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। जो को इस बात का बुरा लग जाता है और वो अपनी माँ से कहता है कि वो यहाँ से जाना चाहता है और उसकी माँ उसे ज्यादा दे देती है तो वो अपने रूम में चला जाता है। अपने रूम में जाके वो अपना मेकअप उतारने लगता है और तभी उसकी माँ वहां पर आती है और देखती है कि उसके आंख के नीचे चोट लगी हुई है। वो जो उसे कहती है कि आखिर कब तक वो ये सब खेलता रहेगा। तो वो उसे बताता है कि जब गिलमैन और मम्मी की फाइट हो रही थी तो उसे चोट लग गई थी, यानी इमेजिनेशन में उसने अपने आप को ही चोट पहुंचा दिया था। ये सुन के उसकी माँ उसके लिए काफी ज्यादा चिंतित हो जाती है और उसे कहती है कि वो बहुत जल्द उसे स्कूल भेजने वाली है। उसे बताती है कि उसे अब इन मॉन्स्टर से छुटकारा पाना होगा ताकि वो अपने लाइफ की तरफ कुछ फोकस कर पाए। जो उससे कहता है कि उसके अंकल और आंटी अचानक से कैसे आ गए। तो उसकी माँ उसे बताती है कि अगले दिन उसे हॉस्पिटल जाना है जहाँ पे उसका कीमो होगा, इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं उसका ख्याल रखने के लिए। यानी दोस्तों जो की माँ को कैंसर था और वो जानती थी कि शायद वो मरने वाली है, इसीलिए उसने उसके अंकल और आंट को यहाँ पे बुला लिया था उसका ख्याल रखने के लिए। जो की माँ जब कमरे से बाहर जाती है तो उसे बहुत तेज खांसी आती है और वो अपने रुमाल पे ढेर सारा खून देख पाती है, जिससे हम समझ पाते हैं कि उसकी हालत बहुत ज्यादा ही खराब हो गई है। रात को जो और उसकी माँ एक हॉरर फिल्म देखने लगते हैं, लेकिन तभी जो की माँ की मृत्यु हो जाती है। अगली सुबह जब जो उठता है तो देखता है कि उसकी माँ मर चुकी है और उसी दिन उसका फ्यूनरल भी होता है। अब जो पूरी तरह अकेला हो गया था और उसके पास कोई और नहीं था बात करने के लिए, इसीलिए वो पूरे दिन कमरे में ही बंद रहता था और अपने मॉन्स्टर्स के साथ खेलता रहता था। कुछ दिनों बाद उसके अंकल को ये बात इरिटेट करने लगती है कि वो पूरे दिन घर में ही रहता है, इसीलिए एक दिन वो उसके रूम में जाता है और उसके टॉयज को तोड़ देता है और उसे कहता है कि वो एक मर्द बने और उसके साथ फिशिंग करने चले, ना कि इन कॉमिक्स में ही घुसा रहे। जो को ये बात बहुत ज्यादा बुरी लगती है लेकिन वो कुछ भी नहीं कर सकता था। उसके बाद जो जब गार्डन में खेल रहा होता है तो एक पड़ोस का बच्चा उसे चिढ़ाता है और वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जो इमेजिन करता है कि फ्रैंकेस्टाइन ने उसे पकड़ लिया है और उसने उसको गिरा के मार डाला है। ये इमेजिन करके जो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। तभी उसकी आंट वहां पर आती है जो कि उसके लिए जूस लेकर आई थी और वो अपने आंट के हाथ पे घाव के निशान देखता है, जिससे वो समझ जाता है कि शायद अंकल उसे भी मारा पीटा करता है। उसकी आंट उसे समझाती है कि वो अपने अंकल का बिल्कुल भी बुरा ना माने, वो चाहते हैं कि वो एक मर्द बने और एक अच्छा इंसान बने। उसके बाद जब वो घर में जाती है तो उसे एक कॉल आता है और वो कॉल उसके अंकल की फैक्ट्री से था। उसे फैक्ट्री वाले उससे कहते हैं कि उसे काम से निकाल दिया गया है और ये सुन के वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि अब उसके पास कोई भी काम नहीं था। गुस्से में आके वो जो के सारे टॉयज को डस्टबिन में फेंक देता है और उसे कहता है कि अब ये उसका घर है तो इस घर में ये सब नहीं आएगा। जो उसे रोकने की कोशिश करता है तो वो उसे एक थप्पड़ मार देता है और जब उसकी आंट उसे रोकती है तो वो उसे भी थप्पड़ मार देता है। जो अपने टॉयज को इकट्ठा करता है और उसे वापस अपने रूम में ले जाता है और वो अपनी माँ की फोटो को देखकर बहुत ज्यादा रोने लगता है क्योंकि उसे अपनी माँ की बहुत ज्यादा याद आ रही थी। तभी अचानक से उसका प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है, लेकिन जो को लगता है कि शायद वो खराब हो गया है तो वो उसे बंद कर देता है और जब वो सोने के लिए जाता है तो दोबारा से वो प्रोजेक्टर अपने आप चलने लगता है और जो उसके अंदर एक मूवी देख पाता है जहाँ वो देखता है कि उसकी माँ अपनी ग्रेव से वापस आ
गई है और उसने उसे एक कॉमिक दी है जिसके अंदर एक कहानी है द विक्टिम, और उस विक्टिम के अंदर उसे नाम लिखना है। उसके अंदर वो अपने अंकल केविन का नाम लिख देता है ताकि वो उसे जान से मार सके। और अगली सुबह जो जब स्कूल के लिए जा रहा होता है तो उसको एक पार्सल आता है, तो वो घर में जाके उसे ओपन करता है जहाँ पे उसे एक डॉल मिलती है जिसको उसे असेंबल करना था। उस डॉल को असेंबल कर देता है और वो एक वुडू डॉल की तरह काम कर रही थी जो कि उसके अंकल केविन को चोट पहुंचा सकती थी। जो अंकल की डॉल का एक पैर मोड़ देता है तो असल में भी उसका एक पैर मुड़ जाता है, जिससे वो जोर से चिल्लाता है और अपनी वाइफ को इस बारे में बताता है, लेकिन तभी वो उसका पैर ठीक कर देता है जिससे उसकी वाइफ को लगता है कि शायद ये उसका वहम है। रात को उसकी आंट उसके पास आती है और उससे कहती है कि वो अंकल केविन का बुरा बिल्कुल ना माना करे, उसका शरीर बहुत तेज तप रहा है और वो अपने बिस्तर में है, तो वो बिल्कुल भी चिंता ना करे, वो उसे परेशान करने नहीं आएगा। उसके बाद उसकी आंट अपने काम पे चली जाती है और हम देख पाते हैं कि उसने उस डॉल को एक गर्म जगह पे रखा हुआ है। तभी उसके अंकल का शरीर बहुत ज्यादा तप रहा था। जब उसका अंकल सो रहा होता है तो अचानक उसकी तरफ एक हरी लाइट आती है जिसे देखकर वो काफी घबरा जाता है और उसे लगता है कि शायद जो उसे परेशान कर रहा है, इसीलिए वो एक बेसबॉल बैट लेके जो के रूम में जाता है और उसे तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो तभी उसके सामने गिलमैन का टॉय रख देता है जिससे गिलमैन असली में वहां पर आ जाता है और उस पर हमला कर देता है। ये देखकर वो बहुत डर जाता है और वहां से भागने की कोशिश करता है, लेकिन गिलमैन उसका पैर पकड़ लेता है और दूसरी साइड से मम्मी आ जाता है और वो दोनों उसको दोनों साइड से पकड़ के चीर देते हैं जिससे उसके अंकल की मौत हो जाती है। जब उसकी आंट वहां पर आती है तो उसकी लाश को देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और वो तुरंत जो के पास जाती है और उससे पूछती है कि आखिर ये उसने क्या कर दिया। जो उसकी तरफ स्माइल करता है और उससे कहता है कि यही तो उसका एंटरटेनमेंट है, और उसकी आंट देखती है कि वो एक वैम्पायर बन गया है और उसके दांत निकल आए हैं, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है पब्लिक टेलीविजन ऑफ द डेड, और ये कहानी है एक टेलीविजन चैनल की जहाँ पे कई सारे शोज चलाए जाते थे। हमें एक शो दिखाया जाता है मिस बुकबेरी का, जो कि एक वॉइस आर्टिस्ट थी और उसके साथ एक डॉल भी थी जिसकी आवाज वो निकाला करती थी। उसके मैजिक शो बहुत ज्यादा लोग देखा करते थे और मिस बुकबेरी के अंदर बहुत ज्यादा घमंड भी था। जब उसकी शूटिंग खत्म हो जाती है तो वो लड़की अपने रूम में चली जाती है जहाँ वहाँ की मैनेजर क्लॉडिया उससे मिलती है और उसे बताती है कि उसके शो को अब आधे घंटे आगे कर दिया जाएगा क्योंकि उनका एक नया शो है जो कि आने वाला है। बुकबेरी उसे डांट के भगा देती है और उससे कहती है कि सबसे बड़ा शो उसी का है और वो उसके शो को टच से मस नहीं कर सकते। उसके बाद पेंटिंग का एक शो आया करता था जहाँ नॉन नाम का पेंटर अपनी पेंटिंग बच्चों को बना के दिखाता था। जब नॉन की शूटिंग खत्म हो जाती है तो क्लॉडिया उसके पास आती है और उसे बताती है कि आज उसका आखिरी दिन है क्योंकि एक नया शो आने वाला है और वो उसके शो को रिप्लेस करने वाले हैं। तो नॉम बहुत ही काम होकर उससे कहता है कि कोई बात नहीं। क्लॉडिया अपने कैमरामैन से पूछती है कि आखिर ये इतना काम कैसे रहता है, तो कैमरामैन उसे बताता है कि वो एक सोल्जर रह चुका है और उसने बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल सिचुएशंस झेल रखी हैं, इसीलिए अब उसे किसी बात का फर्क नहीं पड़ता और वो एकदम काम रहता है। ये सुनकर क्लॉडिया सोचती है कि नॉम कितना अच्छा इंसान है। उसके बाद वो लोग दूसरे शो की शूटिंग करते हैं जिस शो का नाम होता है द एप्रेसेस, और यहाँ पे जो भी प्राचीन चीजें होती है वो उनके बारे में डिस्कस करते थे। होस्ट ने टेड नाम के एक बिजनेसमैन को वहाँ पे बुलाया होता है जिसके पास एक पुरानी किताब होती है और वो उन्हें बताता है कि ये बुक ऑफ डेड है और इस बुक को खोल के पढ़ने से आत्माएं इस दुनिया में आ जाती हैं जिन्हें खत्म किया ही नहीं जा सकता। उस होस्ट को ये बात मजाक लगती है और वो उससे चाबी मांगता है और वो जब उस बुक को खोलता है तो अचानक से वहाँ पे लाइट जलने बुझने लगती है। वो बुक के अंदर लिखे हुए शब्दों को पढ़ने लगता है और वो एक स्पेल होता है जिससे कि उसके सामने बैठा बंदा पोजेस हो जाता है और वो उस चाबी को उसके माथे में घुसा देता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद वो बंदा हवा में लेविटेट करने लगता है और वहाँ पे अफड़ा तफड़ी मच जाती है जिससे कि कैमरामैन वगैरह सब वहाँ से भागने लगते हैं, लेकिन वो एक एक करके सबको मार डालता है। इधर क्लॉडिया उस पेंटिंग शो की शूटिंग करवा रही होती है और जब वो पोजेस बंदा वहां पर आता है तो क्लॉडिया और कैमरामैन बहुत डर जाते हैं, लेकिन नॉम बहुत ही काम होता है और आगे आता है उससे लड़ने के लिए। उस डीमन से लड़ता है और उसे बेहोश कर देता है, लेकिन तभी अचानक वो उठ के उस पर हमला कर देता है। तभी नॉम पेंट का एक सिप लेता है और उसके बाद वो लाइटर जला के उसके ऊपर थूकता है जिससे वो बड़ी सी आग में तब्दील हो जाती है जो कि उस पोजेस बंदे के मुंह पे लगती है और उस बंदे का मुंह जल जाता है, लेकिन फिर भी वो नहीं मरता क्योंकि उसके अंदर जो आत्मा थी वो तो अभी जिंदा थी। उसके बाद वो बंदा उठ के बुकबेरी के कमरे में चला जाता है और वो उस पे भी हमला करके उसे जान से मार डालता है जिससे बुकबेरी भी पोजेस्ड हो जाती है। जब नॉम, क्लॉडिया और कैमरामैन वहाँ पे पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सभी लोग मारे गए हैं और वो लोग सोचने लगते हैं कि आखिर उन लोगों को रोका कैसे जाए। कैमरामैन को वहाँ पे एक टेप मिलती है और जब वो उसे रिवाइंड करके देखते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि उस बुक की वजह से ये सब हो रहा है। अब वो उस बुक को ढूंढने लगते हैं ताकि वो उसे वापस से बंद कर सके जिससे ये आत्माएं वापस अपनी दुनिया में जा सके। तभी वहाँ पे होस्ट आ जाता है जो कि अपोजेस्ड हो चुका था और उसके हाथ में वो बुक होती है और उनसे कहता है कि वो ये बुक उससे नहीं छीन सकते। ये कह के वो वहाँ से चला जाता है और वो लोग सोचने लगते हैं कि अब वो आगे क्या करेंगे। तभी उनके
दिमाग में एक प्लान आता है और वो उन तीनों पोजेस्ड लोगों के सामने जाके उन पे हमला कर देते हैं। कैमरा अभी भी चल रहा होता है और प्रोग्राम टेलीकास्ट हो रहा होता है और घर पे बैठे सारे बच्चे उसे देख भी रहे होते हैं। तभी मिस बुकबेरी उस किताब को ले लेती है और उसके स्पेल्स को पढ़ने लगती है ताकि उसके सारे ऑडियंस जो भी ये देख रहे हैं वो पोजेस्ड हो सके। नॉम वहाँ पे जाके उसका गला काट देता है लेकिन फिर भी वो नहीं मरती। लेकिन तभी नॉम उस बुक को उठाता है और उसकी चाबी दूसरे बंदे के माथे से निकालता है और उस बुक को बंद करके वो लॉक कर देता है, जिससे कि वो सभी आत्माएं अपनी दुनिया में चली जाती हैं और सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। अब नॉम ने सबको बचा लिया था तो क्लॉडिया उससे काफी इंप्रेस हो जाती है, इसीलिए वो उसके शो को ढेर सारी टाइमिंग्स दे देती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि जब वो एपिसोड खत्म हुआ था तो जो भी बच्चे उसे देख रहे थे वो सारे पोजेस्ड हो चुके थे, यानी कि अभी खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा अब बढ़ गया है। और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी सीजन 2 के फर्स्ट एपिसोड की कहानी। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 2 एपिसोड 2 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है डेड एंड ब्रेकफास्ट। इस कहानी की शुरुआत में हम स्पिंस्टर फैमिली हाउस को देखते हैं जो कि 1939 में बना था और ऐसा माना जाता था कि वहाँ पे स्पिंस्टर नाम की एक ग्रैनी रहा करती थी जो कि एक सीरियल किलर थी और जो भी उसका टेनेंट वहाँ पे रहता था वो उसे मार दिया करती थी। और उस ग्रैनी के जाने के बाद उसके पोता पोती उस घर को संभालते थे जिनके नाम थे सैम और पैम, और ये दोनों मिलकर गेस्ट को इन्वाइट करते थे और उन्हें डराते थे ताकि वो लोग डरे और उनका बिजनेस अच्छा चल सके। जब उनके गेस्ट वहाँ पर आते हैं तो वो उन्हें डराने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कहानी से कोई भी नहीं डरता और वो सारे गेस्ट वहाँ से चले जाते हैं। ये देखकर सैम पैम से कहता है कि हॉरर के लिए यहाँ पे कोई भी जगह नहीं है, तो उन्हें कोई और बिजनेस चूज करना चाहिए क्योंकि उसकी दादी के बारे में कोई जानता ही नहीं है। उन्हें लगता है कि ये सिर्फ एक मिथ है और कुछ भी नहीं, क्योंकि अब तक इस घर में उन विक्टिम्स की कोई भी हड्डियां नहीं मिली हैं जिससे साबित हो सके कि उसकी दादी सच में मर्डरर थी। पैम उससे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो कामयाब जरूर होंगे क्योंकि इस दुनिया में हॉरर फैंस भरे पड़े हैं जो उनके घर पे आने के लिए बेकरार हो जाएंगे। वो दोनों जब इंटरनेट पे देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाकी सारी जो हॉरर जगहें थी वहाँ पे कई सारे लोग बुकिंग करते थे और वहाँ पे स्टे करके आते थे, लेकिन उनकी जगह को कोई पूछता ही नहीं था। तभी वो लोग यूट्यूबर को देखते हैं जिसका नाम मॉर्ग था और वो कई सारे केसेस को सॉल्व किया करती थी और लोगों को बताया करती थी कि सच में वो प्लेस हॉन्टेड है या नहीं। उन्हें लगता है कि शायद उसे इस इन्फ्लुएंसर को इन्वाइट करना चाहिए ताकि उनकी रीच बढ़ सके और उनका बिजनेस अच्छा चल सके। वो मॉर्ग को अगले दिन इन्वाइट करते हैं और वो वहाँ पे आ भी जाती है और वो वहाँ पे लाइव आके व्लॉगिंग करना शुरू कर देती है। वो अपने फैंस को बताती है कि आज वो स्पिंस्टर्स हाउस में आई है जो कि एक ग्रैनी थी और यहीं पे उसने अपने कई सारे टेनेंट्स को मार डाला था और उनकी लाश आज तक नहीं मिली है, तो वो इस बात से पर्दा हटाएगी कि सच में ये मर्डर हाउस है या नहीं। वो अपनी ऑडियंस को पैम और सैम से भी मिलवाती है। जब वो मॉर्ग को अंदर ले जाते हैं तो वो उसे बताते हैं कि ये घर अब तक उन्होंने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया है क्योंकि इस घर में कई सारे सीक्रेट दरवाजे हैं जिनके बारे में उन्हें पता तक नहीं है। उनकी दादी बहुत ही रिजर्व रहती थी और वो क्या करती थी उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, लेकिन उन्हें इतना पता है कि उसने कई सारे लोगों को मारा है और उनकी बॉडी उसने यहीं कहीं छुपाई है जिसके बारे में उन्हें नहीं पता। मॉर्ग सुन के उनसे कहती है कि अगर ऐसी बात है तो यहाँ पे कोई भी नहीं आना चाहेगा क्योंकि उनके पास कोई ना कोई सबूत तो होना ही चाहिए जिससे साबित हो सके कि उसकी दादी एक मर्डरर थी। वो लोग उसे बताते हैं कि यहाँ पे जो कोई भी रहने आता था वो दादी से बहुत ही ज्यादा डरा करता था क्योंकि दादी के यहाँ पे बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट रूल थे जो हर किराएदार नहीं फॉलो कर पाता था और उसके बाद दादी उन्हें मार दिया करती थी। जब धीरे धीरे यहाँ पे सारे किराएदार गायब होने लगे तो दादी पे शक होने लगा और जब पुलिस ने उससे पूछताछ करी तो दादी ने उन्हें कुछ भी नहीं बताया। मॉर्ग को ये कहानी सुन के बहुत ही बेकार लगती है और वो अपनी ऑडियंस को जाके कहती है कि उसे लगता है कि शायद ये लोग फेक कर रहे हैं ताकि इनका धंधा चल सके और ये सच में कोई स्लॉटर हाउस है ही नहीं। जब पैम और सैम उसकी लाइव फीड देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि जिन लोगों ने उन्हें रजिस्टर करवाया था वो अब अनरजिस्टर कर रहे हैं, जिससे उन्हें बहुत ही ज्यादा बुरा लगने लगता है। सैम अपना वाईफाई का प्लग निकाल देती है ताकि वो लाइव स्ट्रीम ना कर सके और ऑडियंस को कुछ ना बता सके। अगली सुबह जब मॉर्ग नीचे आती है तो वो लोग उसे ब्रेकफास्ट देते हैं और मॉर्ग उनसे कहती है कि उसके दिमाग में एक आइडिया आया है, क्यों ना वो इस घर को छान मारे और ढूंढे कि आखिर यहाँ पे बॉडीज कहाँ पर हैं, जिससे उन्हें पता चल जाएगा कि उसकी दादी सच में सीरियल किलर थी या नहीं। सैम और पैम को यह आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो तीनों मिलकर वहाँ पे लाशें ढूंढने लगते हैं। पैम अपने यंत्र से देखती है कि वहाँ पे कई सारे ब्लड स्टेन्स हैं और जब वो उस लकड़ी के पार्ट को हटाती है तो उसे वहाँ से दारू की बोतल मिलती है, जिससे वो उनसे कहती है कि उनकी दादी यहीं पे अपनी वाइन्स छुपाया करती थी। उसके बाद वो दीवारों में सेंसर मशीन से देखने लगती है और एक दीवार में मशीन बीप करने लगती है तो वो उस दीवार को तोड़ देती है और उसके अंदर उसे एक लॉकर मिलता है जहाँ पैम और सैम को लगता है कि शायद उसके अंदर दादी ने कुछ छुपाया होगा। मॉर्ग उनसे कहती है कि वो चिंता ना करे, वो बिना चाबी के भी लॉकर को खोल सकती है और जब वो उस लॉकर को खोलती है तो उसके पीछे एक दरवाजा होता है। वो दरवाजा खोल के अंदर जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ पे सिर्फ एक सिलाई की मशीन है, जिससे मॉर्ग बहुत ही डिसअपॉइंटेड हो जाती है क्योंकि वो वहाँ पे लाशें एक्सपेक्ट कर रही थी। उन दोनों से कहती है कि उसे लगता है कि शायद वो दोनों स्कैमर्स हैं, इसलिए वो यहाँ से बहुत जल्दी निकल जाएगी क्योंकि वो अपनी ऑडियंस को फेक इन्फॉर्मेशन बिल्कुल नहीं दे सकती। ये सुन के पैम को बहुत ही गुस्सा आता है क्योंकि वो उसकी बात मानने को तैयार ही नहीं थी। उसके बाद वो फिर से लाइव करने की कोशिश करती है लेकिन उसका लाइव नहीं हो पाता, इसीलिए वीडियो रिकॉर्ड करके रख लेती है और सोचती है कि जब वो स्टारबक्स जाएगी तो वहाँ पे वाईफाई लेके वो अपलोड कर देगी। वो अपना सामान पैक करके जब वहाँ से निकल ही रही होती है तो क्लोजेट के पीछे एक सीक्रेट दरवाजे को देखती
देखती है, जिसके अंदर होकर जब वो जाती है तो उसे पता चलता है कि ये दीवार के अंदर का रास्ता है जहाँ से दादी सभी टेनेंट्स को देख सकती थी। तो पैम और सैम को दीवार के अंदर से देखती है और उसे पता चलता है कि वो दोनों उस पर बहुत ही ज्यादा भड़के हुए हैं, क्योंकि वो उनकी कहानी को बिल्कुल भी सच नहीं मान रही थी और वो अपने फैन से भी कह रही थी कि ये लोग स्कैमर्स हैं। पैम अपने भाई सैम से कहती है कि अब वो इसका बदला लेकर रहेगी, इसलिए रात को अपना दादी का ड्रेस पहन लेती है और उसके हाथ में एक एक्स भी थी। उस एक्स को लेकर मॉर्ग को मारने के लिए जाती है तो मॉर्ग अचानक उठ जाती है और वो उस पर पेपर स्प्रे से हमला कर देती है। मॉर्ग उससे कहती है कि वो आखिर क्यों कोशिश कर रही है ये सब करने का। वो लाइव जाती है और अपनी ऑडियंस को दिखाने लगती है कि आखिर वहाँ पे क्या चल रहा है। ये देख के सारी ऑडियंस सैम पे हंसने लगते हैं, लेकिन तभी सैम उस पर अटैक कर देती है जिससे वो जख्मी हो जाती है और मॉर्ग ये बात समझ जाती है कि वो बिल्कुल ही मजाक नहीं कर रही। जब वो वहाँ से भागने लगती है तो वो सीढ़ियों से नीचे गिर जाती है और उसके बाद पैम वहाँ पर आकर उस एक्स से उसे मार गिराती है और लाइव पे सारे बंदे सब देख कर हैरान हो जाते हैं। तभी वो लोग अपने कंप्यूटर में देखते हैं कि उनकी बुकिंग्स बहुत ही ज्यादा हो गई हैं, लेकिन तभी सैम पैम का गला दबा देता है और उसे जान से मार डालता है क्योंकि वो बिजनेस अब अकेला ही करना चाहता था। उसके बाद हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहाँ हम देखते हैं कि बाकी हॉरर हाउसेस की तरह स्पिंस्टर्स मर्डर हाउस भी बहुत ही फेमस हो गया था और वहाँ पे लोगों की लाइन लग गई थी एक दिन के स्टे के लिए। सैम बहुत ही खुश था और वो ढेर सारे पैसे कमा रहा था और उसकी दादी पे एक मूवी बन रही थी जो वहीं पे शूट हो रही थी। सैम अपनी दादी के लॉकर रूम में जाता है अपने पैसों को वहाँ पे सेफ रखने के लिए, लेकिन तभी अचानक जमीन के अंदर से एक दरवाजा खुलता है जिससे वो नीचे गिर जाता है और अपने सामने वो ढेर सारे कंकालों को पाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और उसे पता चलता है कि उसकी दादी सच में एक मर्डरर थी, लेकिन अब वो वहाँ पे फंस चुका था और वहाँ से बाहर नहीं जा सकता था। और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। उसके बाद दूसरी कहानी शुरू होती है जिसका नाम होता है पेस्टिसाइड्स। हम किंग नाम के एक बंदे को देखते हैं जिसका काम था कीड़े मकोड़ों को घरों से भगाने का। एक साइकियाट्रिस्ट ने उसे बुक किया हुआ था अपने घर से कीड़े मकोड़ों को भगाने के लिए, और जब वो सारे कीड़े मकोड़ों को मार देता है तो वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उससे अपने पैसे मांगता है। वो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि वो कुछ मिनट के लिए बाहर इंतजार करे, वो अभी क्लाइंट के साथ बिजी है और वो कुछ देर में आके उसके पैसे दे देगी। लेकिन किंग उससे बदतमीजी से बात करता है और उससे कहता है कि उसे उसके पैसे अभी चाहिए, इसीलिए वो साइकियाट्रिस्ट उसे पैसे दे देती है और उसे वहां से भगा देती है। वो साइकियाट्रिस्ट उसे कहती है कि वो कभी उसका मुंह अब दोबारा नहीं देखना चाहेगी, लेकिन किंग बहुत ही ज्यादा बदतमीज होता है। वो चोरी चुपके से उसे घर में बख्श छोड़ देता है उसे परेशान करने के लिए, और मन ही मन में कहता है कि अब वो उसे दोबारा जरूर बुलाएगी। उसके बाद जब वो सड़क पे जा रहा होता है तो उसे एक और क्लाइंट का कॉल आता है और वो उसे मिलने के लिए एक पुरानी फैक्ट्री में बुलाता है। किंग उससे कहता है कि ये फैक्ट्री बहुत पुरानी है तो यहाँ पे जितने भी कीड़े मौजूद हो गए वो उन्हें मार डालेगा, लेकिन वो आदमी उससे कहता है कि उसे कीड़ों को नहीं मरवाना है। ये सुन के वो हैरान हो जाता है और पूछता है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तो वो उसे अपनी फैक्ट्री के बाहर कुछ होमलेस लोगों को दिखाता है और उसे बताता है कि वो इस फैक्ट्री को रिकंस्ट्रक्ट करवाना चाहता है, लेकिन ये लोग यहाँ से हटने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। उसने पुलिस का सहारा लिया लेकिन पुलिस ने भी उसकी मदद करने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनका कहना है कि जब इन लोगों ने कुछ क्राइम नहीं किया है तो वो उन्हें अंदर नहीं डाल सकते। इसीलिए वो चाहता है कि वो इन कीड़े मकोड़ों को यहाँ से हटा दे, क्योंकि उसकी नजर में ये गरीब लोग ही कीड़े मकोड़े हैं। ये सुन के किंग हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि वो इंसानों की जान बिल्कुल नहीं ले सकता। तो वो उससे कहता है कि उसके पास कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कि इंसानों की जान भी ले सकते हैं, तो वो अपने कस्टमर का मान रखे और उनको यहाँ से हटा दे। किंग उसे इनकार करता है, लेकिन तभी वो उसे ढेर सारे पैसे दिखाता है और उसे कहता है कि अगर ये लोग यहाँ से हटते हैं तो ये सारे पैसे उसके हो जाएंगे। किंग को पैसा देखकर बहुत ज्यादा लालच आ जाता है और वो उससे कहता है कि वो कोशिश करेगा उन्हें मारने की। रात को किंग मास्क पहन के उनके अड्डे पे पहुंचता है जहाँ उसके हाथ में एक केमिकल होता है जिसे वो उनके सूप में मिलाने वाला था। जब वहाँ पे पहुंचता है तो एक बंदा उसे देख लेता है और उस पर हमला कर देता है, लेकिन तभी वो उस बंदे को जान से मार डालता है और गलती से वो केमिकल उसके हाथ से छूट जाता है और सूप में गिर जाता है, जिससे वो सूप पॉइजनस हो जाता है और वो वहाँ से भाग निकलता है। अगली सुबह वो सूप पीने की वजह से सारे के सारे गरीब लोग मारे गए थे और ये खबर जब उसे पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। किंग को रात भर नींद नहीं आती और वो इमेजिन करने लगता है कि उसके आसपास ढेर सारे कीड़े आ रहे हैं। दोस्तों वो कहते हैं कि कोई गलत काम करने के बाद इंसान सो नहीं सकता, तो वो सेम चीज किंग के साथ हो रही थी। उसे पता था कि उसने गलत किया है सिर्फ पैसों के लिए, इसीलिए उसे रात भर नींद ही नहीं आ रही थी और उसे उसका दिमाग ही खुद हॉन्ट कर रहा था। तभी वो इमेजिन करता है कि सांप बिच्छू सारे कीड़े उसके बेड पर हैं, लेकिन जब उसकी आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वहाँ पे कोई भी नहीं है। तभी उसके हाथ से एक नोट की गड्डी गिर जाती है और जब वो उसे उठाने के लिए जाता है तो एक बड़ा सा चूहा वहाँ पे आके उसका हाथ काट देता है। तभी उसकी नींद खुल जाती है और वो देखता है कि ये एक बहुत ही भयानक सपना था। उसके बाद वो अपनी गाड़ी से उन होमलेस लोगों के पास जाता है जहाँ वो देखता है कि पुलिस वहाँ पर आ गई है इन्वेस्टिगेशन करने के लिए और वहाँ पे सारे लोग ही मारे गए हैं। उसके बाद जब वो जंगल में काम कर रहा होता है तो इमेजिन करता है कि उसके पास एक बहुत बड़ा मॉस्किटो है जो कि उसका खून पीने लगता है, लेकिन तभी उसे होश आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ये काम करने की वजह से उसकी नींद पूरी हराम हो चुकी थी और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो किसके पास जाए। तभी उसे याद आता है कि उसे साइकियाट्रिस्ट के पास जाना चाहिए, तो वो उसे कॉल करता है और उससे अपॉइंटमेंट ले लेता है। वो साइकियाट्रिस्ट के पास जाता है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे में बताता है, तो साइकियाट्रिस्ट उससे कहती है कि सब इसीलिए हो रहा है क्योंकि वो सो नहीं
पा रहा है। अगर वो चैन से सो लेगा तो उसकी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसे अपनी आवाज से काम करती है और उसे सोने के लिए कहती है। कुछ घंटों बाद जब किंग की आंखें खुलती हैं तो वो देखता है कि वो खुद एक छोटा सा कीड़ा बन गया है। और तभी वहां पर वो डॉक्टर आती है जो कि देखती है कि उसके बेड पे एक बग है। किंग उसे चिल्ला के कहता है कि वो बग नहीं है, लेकिन वो डॉक्टर उसे बग समझ के कुचल देती है, जिससे किंग की मौत हो जाती है। तभी उसके दरवाजे पे कोई आता है और जब वो दरवाजा खोलती है तो हम देखते हैं कि वो आदमी कोई और नहीं बल्कि वही आदमी है जिसने उसे ऑर्डर दिया था उन गरीबों को मारने के लिए। वो आदमी साइकियाट्रिस्ट को देख के उससे कहता है कि क्या उसे बग की प्रॉब्लम है, और ये कह के वो जोर से हंसने लगता है, जिससे हम समझ पाते हैं कि वो नॉर्मल इंसान नहीं बल्कि शायद कोई जिन है जो कि लोगों के लालच को टेस्ट करता है। अब वो इसके पास आया है टेस्ट करने के लिए कि ये कितनी लालची है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों ये थी दोनों कहानियां। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 2 एपिसोड 3 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है द राइट स्नफ। दोस्तों ये कहानी है दो एस्ट्रोनॉट्स की जिनके नाम होते हैं टेड और एलेक्स, और इन दोनों को एक मिशन पे भेजा गया होता है जहाँ पे इन्हें ग्रेविटी का टेस्ट करना था, वो भी एक ग्रेविटी कंट्रोलिंग डिवाइस से। इनके शिप का नाम होता है ऑक्यूला, और उनके कॉन्टैक्ट में उनको मैनेज करने वाली लड़की होती है जिसका नाम होता है होस्टन, जो कि अर्थ से उनसे बातें करती थी और उन्हें इन्फॉर्मेशन देती थी। जब वो ग्रेविटी को टेस्ट करते हैं तो उनका टेस्ट सक्सेसफुल होता है, और इससे वो समझ जाते हैं कि वो लोग टूल की मदद से ग्रेविटी को अपने कंट्रोल में कर सकते हैं। तभी उन्हें अपने स्पेसशिप के स्क्रीन में नजर आता है कि बहुत तेजी से उनकी तरफ कोई ऑब्जेक्ट उड़ता हुआ आ रहा है। ये देखकर वो हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि आखिर वो क्या चीज होगी। वो डर जाते हैं कि कहीं वो रशियंस तो नहीं जो कि उन पे हमला करने वाले हैं। लेकिन तभी एलेक्स के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो टेड से कहता है कि क्यों ना वो ग्रेविटी को चेंज कर दें ताकि वो जो भी चीज है वो दिशा बदल ले और यहाँ से चली जाए। टेड उसकी बात मानता है और वो दरवाजे पे जाके खड़ा हो जाता है, और जब वो ऑब्जेक्ट उनके बहुत ही नजदीक आने वाला होता है तो एलेक्स उससे कहता है कि वो बटन दबा दे। जब वो बटन को दबाता है तो ग्रेविटी चेंज होने की वजह से उनकी शिप बच जाती है, और वो जो भी ऑब्जेक्ट होता है वो दूर जा गिरता है। उस सक्सेस के बाद उनका इंटरव्यू लिया जाता है जहाँ पे अर्थ से एन नाम की एक बंदी उनका इंटरव्यू ले रही थी। उनसे कहती है कि उनके देश को उन दोनों पे ही गर्व है क्योंकि वो उनकी धरती से 250 मील ऊपर हैं और उन लोगों ने हिस्ट्री क्रिएट करी है वहां पे रह के। वो दोनों इंटरव्यू में बताते हैं कि यहाँ पे रहते हुए उन्हें कई सारे महीने हो चुके हैं और वो दोनों एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट करके काम करते हैं, तभी ये मिशन सक्सेसफुल हो पाया है। अब वो लोग ग्रेविटी को कंट्रोल कर सकते हैं जिससे वो मून पे भी घर बना सकते हैं, और मून ही नहीं वो किसी भी प्लैनेट पे घर बना सकते हैं और वहां पे इंसान रह भी सकते हैं। वो ये भी कहते हैं कि ग्रेविटी की मदद से मून पे वो लोग कितनी भी बड़ी बिल्डिंग बना सकते हैं और वो बिल्डिंग वहां से कहीं नहीं हिलेंगी। ये सुन के एन खुश हो जाती है और वो एलेक्स से कहती है कि वो एक महान एस्ट्रोनॉट का बेटा है और उसके पिता ने बहुत ही बड़ा काम किया था क्योंकि वो पहले इंसान थे जो कि मार्स पे गए थे, और वो जहाँ कहीं भी होंगे उन्हें ये देखकर बहुत ही प्राउड फील हो रहा होगा। जब वो इंटरव्यू बंद होता है तो एलेक्स को बहुत ही बुरा लगता है क्योंकि वो चाहता था कि वो अपनी आइडेंटिटी बनाए, ना कि उसके पिता की वजह से वो जाना जाए। वो टेड से कहता है कि उसे पसंद नहीं आया कि उसने उसके पिता का नाम लिया, तो टेड उससे कहता है कि उसने कोई बुराई नहीं करी है। वो बात अलग है कि उसकी पर्सनैलिटी और उसके पिता की पर्सनैलिटी में बहुत ज्यादा फर्क है, लेकिन उसे पूरा यकीन है कि वो भी एक दिन उनकी तरह ही महान एस्ट्रोनॉट बनेगा। उसके बाद एलेक्स अपने पिता की फोटो देखकर उन्हें याद करने लगता है, और तभी उसे स्पेसशिप के अंदर से कुछ आवाज आती है, मानो ही कोई उसकी जमीन पर क्रॉल कर रहा हो। जब वहां पर जाता है तो देखता है कि वहां पे कुछ भी नहीं है। तभी टेड वहां पर आता है और उन्हें ह्यूस्टन कॉल करती है और उन्हें बताती है कि अब वो लोग एक नए मिशन पे जाने वाले हैं। यहाँ धरती पे इंसानों ने एलियन से कांटेक्ट करने की कोशिश करी थी और सरप्राइजिंगली उन एलियंस का जवाब उन्हें आ चुका है। वो लोग चाहते हैं कि उनका कोई होनहार एस्ट्रोनॉट उनसे बात करने के लिए जाए और उन्हें वहां पे जाके सिर्फ उससे हाथ मिलाना है। ये सुन के एलेक्स और टेड खुश हो जाते हैं क्योंकि वहीं से उन्हें एक नया मिशन मिलने वाला था, लेकिन ह्यूस्टन उनसे कहती है कि इस मिशन के लिए सिर्फ एक बंदे को सिलेक्ट किया गया है और वो टेड है, तो टेड पहला इंसान बनेगा जो कि एलियन से बातें करेगा। ये सुन के एलेक्स को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है क्योंकि वो भी उसकी तरह ही काम किया करता था, लेकिन उसे मौका देने के बजाय उन लोगों ने टेड को मौका दे दिया था। एलेक्स टेड से कहता है कि अब किताबों में उसका भी नाम लिखा जाएगा, वो पहला बंदा है जिसने एलियन से कॉन्टैक्ट किया था। टेड उससे कहता है कि क्या वो उससे जल रहा है, तो एलेक्स उससे कहता है कि उसे जलन क्यों ना हो, वो भी उसकी इतनी मेहनत करता है लेकिन उसका फल उसे ये मिला। ये सुन के टेड उससे कहता है कि वो बहुत ही महान एस्ट्रोनॉट है, तो वो अपने आप को अंडर एस्टिमेट बिल्कुल ना करे, और ये मौका उसके हाथ में नहीं था बल्कि ये गवर्नमेंट के हाथ में था और उन्होंने मौका उसे दिया है तो वो इसको छोड़ना भी नहीं चाहता। उसके बाद वो लोग वहां पे जाने के लिए ग्रेविटी टेस्टिंग करने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक एलेक्स एक बटन दबाता है जिससे टेड उस मशीन के साथ लॉक हो जाता है। टेड उसे दरवाजा खोलने के लिए कहता है, लेकिन एलेक्स की आंखों में वो देखकर समझ जाता है कि वो दरवाजा बिल्कुल नहीं खोलेगा। तभी एलेक्स एक बटन दबाता है और उस ग्रेविटी मशीन को ऑन कर देता है और टेड का शरीर वहीं पे पिचक जाता है जिससे उसकी मौत हो जाती है। ये सारी चीजें कैमरा में रिकॉर्ड हो जाती हैं, और जब ह्यूस्टन एलेक्स से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है तो वो कोई भी जवाब नहीं देता। तभी वो अपने स्पेसशिप में एक रोशनी को देखता है, तो वो उस रोशनी के आगे खड़ा हो जाता है जिससे ट्रैवल करके वो एलियंस के पास पहुंचता है, जहाँ जब वो एलियंस को देखता है तो वो हैरान हो जाता है क्योंकि उसने पहली बार स्पेस में एलियंस को देखा था। वो एलियन अपनी भाषा में उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उसे कोई भी बात समझ में नहीं आ रही थी। तभी वो लोग उसका मास्क उतारते हैं और तब वो अपनी
अपनी लैंग्वेज में उनकी भाषा समझ पाता है। वो एलियन उनसे पूछता है कि उसका नाम क्या है, तो वो उसे अपना नाम बताता है। तो वो एलियन को गुस्सा आ जाता है और वो उससे कहता है कि अर्थ के लोगों ने कहा था कि यहाँ पे कोई और आने वाला है जिसका नाम टेड है, लेकिन उसका नाम तो एलेक्स है। एलेक्स उसे कहता है कि टेड यहाँ पे नहीं आ सकता। तो एलियन उसे बताता है कि वो अंडरकवर मिशन पे था और वो उनका ही बंदा था जो कि इंसानी रूप लेके वहाँ पे रह रहा था कई सालों से, और वो उन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवा रहा था। ये सुन के एलेक्स हैरान हो जाता है और वो एलियन उसे टच करके उसकी मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसने टेड को मार डाला है। ये देखकर उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो उससे कहता है कि उसने जो किया है उसकी सजा वो उसे नहीं देंगे, बल्कि उसने ग्रेविटी मशीन यूज करने की वजह से मून को धरती पे भेज दिया है और धरती बहुत जल्द तबाह होने वाली है। उसके बाद वो लोग उसे वापस भेज देते हैं और उस शिप में बैठ के न्यूज देखने लगता है, जहाँ उसे पता चलता है कि उसकी वीडियो वायरल हो गई है और लोगों को पता चल गया है कि उसने अपने साथी को मार डाला है, जिससे सभी लोग उस पर थूक रहे हैं। उसके बाद वो मून को देखता है जो कि अर्थ पे क्रैश हो जाता है और वो समझ जाता है कि उसने बहुत बड़ी गलती कर दी, और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है सिबलिंग राइवलरी। इस कहानी की शुरुआत में हमें मैनचेस्टर हाई स्कूल दिखाया जाता है, जहाँ पे लोला नाम की लड़की अपने काउंसलर के पास बैठी हुई थी और वो उसे बताने की कोशिश कर रही थी कि उसका एक भाई है जो कि उसे मारना चाहता है। काउंसलर उससे कहती है कि वो उसे पूरी कहानी बताए, तो वो अपनी कहानी को स्टार्टिंग से स्टार्ट करती है और उसे बताती है कि कुछ दिन पहले वो अपने दोस्त के पास ही रात को रुकी हुई थी और जब वो रात को सो रही थी तो उसने अपनी दोस्त को देखा जो कि उसे किस करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उसने उसे हटा दिया और उससे कहा कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे। उसके बाद जब वो घर वापस गई तो उसने अपने भाई को बहुत ही वियर्ड तरीके से बिहेव करते हुए देखा और जब वो स्कूल आई तो उसके पेट में दर्द होने लगा। उसे उल्टी भी हुई और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर उसके साथ क्या हो रहा है। लेकिन शाम को जब वो घर वापस गई तो उसके भाई को उसने सर्च करते हुए देखा, जहाँ पे वो कुछ औजार के बारे में सर्च कर रहा था, मानो कि वो उन्हें खरीदना चाहता हो। काउंसलर सुन के उससे कहती है कि इससे कुछ भी साबित नहीं होता है, तो वो उसे बताती है कि उसका भाई उसे मारना चाहता है। काउंसलर लोला से कहती है कि वो इस बारे में अभी उसकी कोई मदद नहीं कर सकती। उसके बाद लोला जब बाहर जाती है तो उसकी दोस्त उससे मिलने आती है और वहाँ पे वो अपने भाई को देखती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन उसका भाई उसकी नहीं सुनता और तुरंत वहाँ से चला जाता है। उसके भाई के जो दोस्त होते हैं वो लोला को चिढ़ाने लगते हैं, लेकिन लोला उन्हें गाली देती है और वहाँ से भगा देती है। उसके बाद लोला जब अपने घर पहुँचती है तो वो देखती है कि उसके माता पिता वहाँ पे मौजूद नहीं है और वो अपने भाई एंड्रू को पुकारती है। उसे ढूंढने के लिए उसके रूम में जाती है, जहाँ वो देखती है कि उसने कई सारे हथियार ले रखे हैं। जब वो किचन में जाती है तो वो अपने पीछे अपने भाई को देखती है, जिसके हाथ में एक एक्स होता है और वो उसे मारना चाहता था। लोला उसे रोकती है और उससे पूछती है कि आखिर वो उसे मारना क्यों चाहता है, तो एंड्रू उससे कहता है कि वो इतनी भी भोली ना बने। उसे सब पता है कि उसने क्या किया है, लेकिन फिर भी वो इतनी भोली बन रही है। ये सुनकर लोला उससे कहती है कि अगर उसने उसे छुआ भी तो अपने माता पिता को सब बता देगी। तो एंड्रू उससे कहता है कि माता पिता पहले ही मर चुके हैं। लोला उससे कहती है कि आखिर उसने माता पिता को क्यों मारा, तो वो उससे कहता है कि उसने नहीं बल्कि उसने ही उन्हें मारा है। लोला को कुछ भी याद नहीं होता और वो उससे कहती है कि उसे याद है कि आखिरी बार उसने डैड को देखा था जो कि पैनकेक बना रहे थे और उसकी माँ उसे गले लगा रही थी। एंड्रू उससे कहता है कि उस रात जब वो अपनी दोस्त के घर से वापस आई तो न जाने उसको क्या हो गया था और उसके दांत बाहर निकल आए थे। जब उसकी माँ ने उसे गले लगाया तो उसने अपनी माँ की गर्दन ही काट खाई और उसके बाद वो अपने पिता के पास गई और उनका हाथ काट खाया, जिससे उनके माता पिता की मौत हो गई। तभी लोला याद करती है और उसे पता चलता है कि उसका भाई बिल्कुल सही कह रहा है। उसे पूछती है कि उनकी लाश कहाँ पर है, तो वो उससे कहता है कि उसे बचाने के लिए उसने उनकी लाश को डिस्पोज कर दिया है। एंड्रू उससे कहता है कि उससे बचने के लिए उसने कई सारी रिसर्च करी और उसे पता चला कि वैम्पायर्स को मारने के लिए उनकी गर्दन काटनी पड़ती है, इसीलिए वो एक्स लेकर आया है उसकी गर्दन काटने के लिए। लोला उसे रोकती है और उससे कहती है कि वो ऐसा बिल्कुल ना करे, ये सब गलती उसके दोस्त की है और उसे लगता है कि शायद वो वैम्पायर है और उसने ही उसे वैम्पायर में तब्दील किया है। कि उस रात जब वो सो रही थी तो उसने उसकी गर्दन पे किस करी थी, लेकिन वो किस नहीं बल्कि बाइट थी और उसे इस बात का पता नहीं लग पाया था। वो दोनों प्लान करते हैं और उसकी दोस्त के घर जाते हैं और उसे जान से मार डालते हैं और अगले दिन से उसकी दोस्त स्कूल आना बंद कर देती है। वो अपने भाई को भी काट लेती है जिससे वो भी वैम्पायर बन जाता है। अगले दिन काउंसलर लोला को बुलाती है और उससे पूछती है कि उसकी दोस्त कहाँ गायब हो गई, तो लोला उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। जब काउंसलर वहाँ से जा रही होती है तो उसका भाई भी वहाँ पर आ जाता है और वो दोनों मिलकर उसे काट खाते हैं जिससे उसकी मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी भी यहीं पर खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी 3rd एपिसोड की कहानी, जहाँ दोनों कहानियां बहुत ही अच्छी थी। आपको कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप शो सीजन 2 एपिसोड 4 के बारे में, जिसकी पहली कहानी का नाम है पाइप स्क्रीम्स। कहानी की शुरुआत में हमें एक बड़ी सी बिल्डिंग दिखाई जाती है जहाँ की लैंडलॉर्ड विक्टोरिया नाम की एक लेडी थी और वो बिल्डिंग बहुत ही ज्यादा पुरानी थी, जिसकी वजह से उसके पाइप्स में लीकेज होती रहती थी। उसके किराएदार भी इस बात से बहुत परेशान थे, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बोलते थे क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट थी और वो किराएदारों को कुछ भी नहीं समझती थी। वो उन्हें जो मर्जी वो सुना दिया करती थी और उन्हें डरा धमका के रखा करती थी। विक्टोरिया लाइनस नाम के एक प्लम्बर को बेसमेंट में लेकर आती है और उसे कहती है कि उसके टेनेंट्स का कहना है कि यहाँ से उन्हें कुछ आवाजें आती हैं और उनकी पाइप में कभी वाटर सप्लाई बंद हो जाता है तो कभी वो बहुत ज्यादा
दादा आता है तो ढंग से परेशानी को चेक करे और बताए कि आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है। लाइनस उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उसकी परेशानी समझ गया है और वो उसका निवारण जल्दी कर देगा। तो विक्टोरिया उसे डांटती है और उससे कहती है कि वो 1 घंटे में इस प्रॉब्लम को सॉल्व करे वरना वो उसे पैसे नहीं देगी। तभी वहाँ पे एक बिल्ली को देखती है तो वो उसे लात मारकर वहाँ से हटा देती है। वो लाइनस से कहती है कि उसकी बिल्डिंग को कई सारे लोगों ने बैड रिव्यूज दे रखे हैं, इसलिए वो रिपेयरिंग करवा रही है ताकि और बैड रिव्यूज उसे ना मिले। वो कैट वहाँ पे वापस आ जाती है और लाइनस उसे देखकर माफी मांगता है। उसके बाद वो पाइप में देखने लगता है कि आखिर वहाँ पे प्रॉब्लम क्या है। उसे एक पाइप में छेद नजर आता है और जब वो उसके पास जाता है तो अंदर उसे किसी के बाल नजर आते हैं। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और हम देख पाते हैं कि दरअसल वो एक क्रीचर है जो कि अपनी आंखों से उसे देख रहा था। तभी क्रीचर पाइप में इधर उधर जाने लगता है और लाइनस उसे फॉलो करने लगता है। वो समझ में नहीं आ रहा होता कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, लेकिन तभी वो क्रीचर वॉशिंग मशीन में आता है और वो बिल्ली को काट खाता है। और जब लाइनस पीछे मुड़ता है तो उसे बिल्ली का खून नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि यहाँ पे एक क्रीचर है जिसने उस बिल्ली को काट खाया है। उसके बाद उसे ऊपर वाली पाइप से आवाजें आती हैं, जिससे वो समझ जाता है कि वो क्रीचर जरूर ऊपर जा रहा होगा। इसीलिए वो ऊपर वाले माले पे जाता है जहाँ पे उसे एक टेनेंट मिलती है और वो उससे कहता है कि वो प्लम्बर है तो वो उसे अंदर आने दे ताकि वो चेक कर सके कि आखिर लीकेज कहाँ से हो रही है। उसे लैंडलॉर्ड ने हायर किया है यहाँ की प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। ये सुन के वो लेडी उसे अंदर आने देती है और उसे अपने बाथरूम में ले जाती है। उसे ये भी कहती है कि जब उसकी बेटी यहाँ पे नहा रही थी तो उसे बहुत ज्यादा अजीब आवाज आई थी और उसका कहना था कि उसने एक क्रीचर को देखा है लेकिन उसने उसकी बात को इग्नोर कर दिया था। उसके ऊपर माले पे मिस चैन रहती हैं और उसने कुछ बालों वाली चीज को देखा है जो कि उसके पाइप में घुस गई थी। उन सब ने बैड रिव्यूज इंटरनेट पे डाल दिए थे, लेकिन विक्टोरिया से उन्होंने कुछ भी नहीं बताया था क्योंकि अगर उसे पता चलता तो वो उन्हें तुरंत घर से बाहर निकाल देती। तभी वो लाने से कहती है कि उसे अपनी बेटी को स्कूल से लेने के लिए जाना है, तो जा रही है और वो यहीं पे रहे और प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे। जब लाइनस वहाँ पे अकेला होता है तो फिर से उसे पाइप से वही क्रीचर की आवाज आती है और जब वो टेबल को हटाता है तो उसे दीवार के पीछे एक बड़ा सा छेद नजर आता है, जिससे वो समझ जाता है कि जरूर वो क्रीचर यहीं से आता जाता होगा। तभी वो क्रीचर ठीक उसके पीछे से गुजरता है और उसकी आवाज सुन के जब वो पीछे देखता है तो उसे रेंगने के निशान नजर आते हैं। जब वो एक ड्रॉर खोलता है तो उसके अंदर एक पाइप होती है जिसके अंदर छेद होता है और वो समझ जाता है कि जरूर वो इस पाइप के अंदर घुस गया होगा। उसे उस क्रीचर का एक बाल दिख रहा होता है और जब वो उस बाल को पकड़ता है तो वो क्रीचर उसके हाथ पे लिपट जाता है जो कि पूरा काला होता है और वो उसके हाथ को खाने लगता है। वो उसे छुड़ाने की कोशिश करता है लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाता, इसीलिए वो अपना हाथ एक ड्रॉर में दबा देता है और फिर अपना हाथ खींच लेता है, जिससे उसकी चमड़ी उखड़ जाती है, लेकिन वो क्रीचर उसे छोड़ देता है। तभी उसे क्रीचर की तरफ देख के लगता है कि शायद वो मर गया है, लेकिन तभी वो होश में आता है और उसकी तरफ रेंग कर आने लगता है। वो उस क्रीचर को एक पाइप से दबा देता है ताकि वो कहीं पर भी ना जा पाए, लेकिन वो ये बात भूल गया था कि वो क्रीचर पाइप के अंदर ही ट्रैवल करता है, इसीलिए वो उसके अंदर जाके उसके मुंह पे चिपक जाता है, जिससे वो सफोकेट करने लगता है और वो किसी तरह उस क्रीचर को अपने मुंह से हटाता है। जब वो क्रीचर दोबारा उस पर हमला करने वाला होता है तो वो टेनेंट वहां पर आ जाती है और वो उसके ऊपर बाल्टी रख देती है, जिससे वो क्रीचर उसके अंदर ट्रैप हो जाता है। तो लाइनस उसे बताता है कि उसने पहली बार ये क्रीचर को देखा है और वो एनिमल कंट्रोल के पास कॉल कर रहा है ताकि वो पता लगा सके कि आखिर ये क्या चीज है। और टेनेंट उससे कहती है कि वो किसी को भी कॉल ना करे क्योंकि उसके पास बहुत ही बेहतरीन आइडिया है। वो सारे टेनेंट्स को कॉल कर देती है जो भी विक्टोरिया से परेशान थे और लाइनस विक्टोरिया को बेसमेंट में बुलाता है और उससे कहता है कि उसने उसकी प्रॉब्लम का निवारण कर दिया है। जब विक्टोरिया बेसमेंट में आती है तो वहाँ पे वो अपने सारे किराएदारों को देखती है जिनके हाथ में औजार थे और उनके सर पे गुस्सा कूट कूट के भरा हुआ था। विक्टोरिया उनसे कहती है कि वो सारे कीड़े मकोड़े लोग उसका क्या बिगाड़ सकते हैं, अगर वो एक कदम भी आगे बढ़ाएंगे तो वो सबको यहाँ से निकाल देगी। ये सुन के वो सभी उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगते हैं और विक्टोरिया उनसे डर जाती है और पीछे जाने लगती है, लेकिन तभी वो एक सिंक के पास आती है जिसके अंदर से वो क्रीचर उसका पैर पकड़ लेता है और वो उसे लेकर नीचे चला जाता है, जिससे उसकी मौत हो जाती है। उसके बाद लाइनस और वो टेनेंट्स वहाँ से चले जाते हैं और हमें पता चलता है कि उस क्रीचर से उन लोगों ने दोस्ती कर ली है और उन्होंने विक्टोरिया का सैक्रिफाइस किया है और उससे कहा है कि वो एक ही सैक्रिफाइस करेंगे और आगे वो उन्हें कभी परेशान नहीं करेगा। फिर हमें कुछ दिनों बाद की कहानी दिखाई जाती है जहां हम उस टेनेंट की लड़की को देखते हैं जो कि बेसमेंट में जाके उस क्रीचर को खाना डालती है और उसने एक ड्राइंग भी बनाई हुई थी जहां पे वो और क्रीचर हाथ पकड़े हुए थे और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों दूसरी कहानी का नाम है विद इन द वॉल्स ऑफ मैडनेस। इस कहानी की शुरुआत में हमें जेलर नाम का एक कैदी दिखाया जाता है जिससे मिलने के लिए उसकी लॉयर आती है और उसे कहती है कि आखिर उसने उन लोगों को क्यों मारा। जेलर उसे कहता है कि उसने उन लोगों को मारा ही नहीं है बल्कि एक मॉन्स्टर ने उन्हें मारा है जिसके बारे में वो यकीन ही नहीं कर रहे हैं। लॉयर उससे कहती है कि वो शुरू से अपनी कहानी स्टार्ट करे और बताए कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो जेलर अपनी कहानी स्टार्ट करता है और उसे बताता है कि माउंटेन में उनकी एक रिसर्च फैसिलिटी थी जहाँ पे उसे अपॉइंट किया गया था और उसके साथ उसके कॉलीग्स भी थे। उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर मौजूद थी और उसका पति भी वहीं पर मौजूद था और उसकी गर्लफ्रेंड इस मिशन के बाद अपने पति को डाइवोर्स देने वाली थी और उसके साथ शादी करने वाली थी।
जब वो रिसर्च कर रहे होते हैं तो वहाँ पे रेड अलर्ट हो जाता है और वहाँ पे उस फैसिलिटी को खाली करने का ऑर्डर दिया जाता है। जेलर मैलरी से कहता है कि वो यहाँ से चली जाए, वो साइंटिस्ट से मिलकर आएगा, लेकिन मैलरी उससे कहती है कि वो भी उसके साथ चले, उसका पति उससे मिल लेगा। तो वो दोनों वहाँ से एक साथ बिल्डिंग के बाहर जाने लगते हैं। तभी अचानक वॉल के अंदर से दूसरा डायमेंशन उन्हें नजर आने लगता है और उन्हें उसके अंदर एक क्रीचर नजर आता है जो कि उन पे रोर करता है। वो मैलरी के हमला करके उसके बॉडी के टुकड़े टुकड़े कर देता है और ये देखकर जेलर एक एक्स उठाता है उसे मारने के लिए, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी और वॉल का वो डायमेंशन बंद हो जाता है। मैलरी के पति टॉलेनबर्ग के पास जाता है जो कि साइंटिस्ट थी और वो उसे बताता है कि उसने मैलरी और जेलर को यहाँ से भेज दिया है। जब वो दोनों जेलर के पास जाते हैं तो वो उसके हाथ में एक्स को पाते हैं और मैलरी का पति देखता है कि उसकी वाइफ के वहाँ पे छोटे छोटे टुकड़े पड़े हुए हैं। इससे उसे लगता है कि शायद जेलर ने ही उसे काट डाला है, क्योंकि वो उनके रिलेशनशिप से चिढ़ता था और वो चाहता था कि वो उससे शादी करे। वो उसे जान से मारने वाला होता है, लेकिन टॉलेनबर्ग उसे रोक देती है और उसे कहती है कि वो जानना चाहती है कि आखिर यहाँ पे क्या हुआ है, इसीलिए वो उसे ना मारे। वो जेलर को बांध देते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर वहाँ पर क्या हुआ था। तो जेलर उनसे कहता है कि एक मॉन्स्टर दूसरे डायमेंशन से आया था और उसने मैलरी को मार डाला उसके आंखों के सामने। अगर उन्हें यकीन नहीं हो रहा तो सिक्योरिटी कैमरास को चेक कर ले, वहाँ पे जरूर वो रिकॉर्डिंग आई होगी। ये सुनकर टॉलेनबर्ग मैलरी के पति से कहती है कि वो यहाँ पे उसका ख्याल रखे और वो जा रही है कंट्रोल रूम में चेक करने के लिए। अगर ये बात झूठ निकली तो वो ऑर्डर देगी और वो उसे जान से मार डाले। जब टॉलेनबर्ग वहाँ पे जाती है तो वो उस रिकॉर्डिंग को देखने लगती है, जहाँ पे उसे पता चलता है कि वो बिल्कुल सच कह रहा है। वो उस मॉन्स्टर को देख पाती है और उसे देखकर उसकी आंखों में जरा भी डर नहीं था, बल्कि वो खुश थी कि वो मॉन्स्टर उसे नजर आया। उसके बाद टॉलेनबर्ग जब वापस आती है तो वो जेलर से कहती है कि वो झूठ बोल रहा है। उस रिकॉर्डिंग में उसे ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया था, जिसका ये मतलब है कि उसने ही मैलरी को मारा है। ये सुनकर वो हैरान हो जाता है और मैलरी का पति उसे शूट करने के लिए जाता है, लेकिन तभी वो अपना हाथ छुड़ा के एक्स उठाता है और उसके सर में घुसा देता है, जिससे मैलरी के पति की भी मौत हो जाती है। वो टॉलेनबर्ग से कहता है कि आखिर वो झूठ क्यों बोल रही है, तो टॉलेनबर्ग उससे कहती है कि वो आखिर उससे झूठ क्यों बोलेगी। ये सुनकर जेलर उसे धमकी देता है और उससे कहता है कि वो उसके साथ कंट्रोल रूम में चले और वहाँ पे वो दोनों मिलकर उस फुटेज को देखेंगे। टॉलेनबर्ग ये सुनकर राजी हो जाती है और वो उसे लेकर कंट्रोल रूम में जाती है, जहाँ पे वो उसे बताती है कि यहाँ पे ऑलरेडी बैकअप टीम आ चुकी है और वो बहुत जल्द उसे पकड़ने ही वाले हैं। जेलर उसे वो रिकॉर्डिंग प्ले करने के लिए कहता है, लेकिन जब वो फाइल को खोलती है तो वो फाइल डिलीटेड होती है, जिससे जेलर समझ जाता है कि टॉलेनबर्ग ने ही उसे डिलीट किया है। उससे पूछता है कि आखिर उसने ऐसा क्यों किया। तो वो उसे बताती है कि जिस भी मॉन्स्टर को उसने देखा था दरअसल वो मॉन्स्टर नहीं है, उसके मुताबिक वो उनके ओल्ड गॉड्स हैं जो कि यहाँ पर आए हैं और वो एक साथ पूरी दुनिया का सर्वनाश करने आया है। उसने उसे पहले भी कहीं देखा था जब वो उसके साथ ही एक माउंटेन में गए थे और वहाँ पे एक गुफा में उसे उस क्रीचर के बोन्स मिले थे और उसके शव के नीचे एक लॉकेट की तरह कुछ था। और जब उसने उसे उठाया और उसे साफ किया तो वहाँ पे उसने दूसरी डायमेंशन में उस क्रीचर को पाया और ये देखकर वो समझ गई कि वो क्रीचर यहाँ पे अंत करने के लिए आया है। उसे वहाँ पे वो यंत्र भी दिखाती है और जब वो उसे रब करती है तो वहाँ पे दूसरा डायमेंशन का दरवाजा अपने आप खुल जाता है, लेकिन तभी जेलर उसका गला काट के उसे जान से मार डालता है, जिससे वो डायमेंशन रुक जाता है और तभी वहाँ पे फोर्स आ जाती है जो कि जेलर को गिरफ्तार कर लेती है। फिर प्रेजेंट में हम देखते हैं कि जेल में जेलर ये कहानी बता रहा था। अटर्नी उससे कहती है कि उसकी कहानी बहुत ही ज्यादा फेक है, इसीलिए वो उसकी कोई भी मदद नहीं कर सकती। कोर्ट उन्हें ऑर्डर देता है उसे एग्जीक्यूट करने के लिए, इसीलिए उसे एग्जीक्यूशन रूम में ले जाया जाता है जहाँ पे वो उसे जान से मारने वाले थे। जब जेलर से पूछा जाता है कि उसकी आखिरी इच्छा क्या है तो वो उन्हें बताता है कि उसकी आखिरी इच्छा है उसके यंत्र को छूने की। जब वो लोग उस यंत्र को उसके पास लाते हैं तो वो उसमें फूंकता है और वो सबसे कहता है कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी। उसकी कहानी बिल्कुल सच है और अब वो इस बात को देखेंगे। तभी उस यंत्र की मदद से वहाँ पे एक डायमेंशन खुल जाता है और वहाँ से वो क्रीचर आके सभी लोगों को मार डालता है और वो ये समझ पाते हैं कि वो झूठ नहीं बोल रहा था। हम देख पाते हैं कि जेलर उस क्रीचर को कंट्रोल कर पा रहा था, यानी कि वो उसका मालिक बन गया था और वो उससे कुछ भी करवा सकता था। वो उसकी मदद से अटर्नी को अपने सामने बुलवाता है और उससे पूछता है कि क्या अब उसे यकीन हुआ कि वो सच बोल रहा था। तो अटर्नी उसे माफी मांगती है, लेकिन वो उसे नहीं छोड़ता और उसे जान से मार डालता है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। आपको इन दोनों कहानियों में से कौन सी कहानी अच्छी लगी आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं क्रीप्सो सीजन 2 एपिसोड 5 के बारे में, जिसकी कहानी का नाम है नाइट ऑफ द लिविंग लेट शो। दोस्तों ये कहानी है विल नाम के एक साइंटिस्ट की, जो कि एक बिजनेसमैन भी था और वो कई सालों से एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था जहाँ पे उसने एक मशीन इन्वेंट करी थी जिससे मूवी के अंदर जाया जा सकता था और अपने फेवरेट कैरेक्टर से मिला जा सकता था। विल की जब वो मशीन कंप्लीट हो जाती है तो वो खुद पे वो एक्सपेरिमेंट करता है। वो उस मशीन के अंदर लेट जाता है और उसने उसके अंदर एक जॉयस्टिक भी लगाई हुई थी जिसकी मदद से वो उस मशीन को बंद या खोल सकता था। जब वो मशीन में लेटता है तो अपने थंब की मदद से वो जॉयस्टिक के बटन को दबाता है जिससे कि वो मशीन बंद हो जाती है और उसके बाद वो अपनी फेवरेट मूवी सेलेक्ट करता है।
जिसका नाम था हॉरर एक्सप्रेस और वो बहुत ही ज़्यादा पुरानी मूवी थी। उसकी वो फेवरेट मूवी थी, इसीलिए उसने उसे सेलेक्ट किया था। उसके बाद वो अपने आप को उस मूवी के अंदर पाता है, जहाँ वो उसके शुरुआत के सीन में कुछ कैरेक्टर्स को देख पाता है। उसमें एक चाइनीज कैरेक्टर होता है जो कि रेलवे स्टेशन पे मौजूद था और एक बॉक्स के अंदर एक मॉन्स्टर बंद था, लेकिन इसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं पता था। शायद वो चाइनीज बंदा ये बात जानता था, इसीलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तभी फिर उस बॉक्स के पास जाता है और मॉन्स्टर को हाय कहता है और उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो यहाँ पे क्या करे, क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि वो एक मूवी के अंदर है। तभी वहाँ पे एक इंस्पेक्टर आता है जिसका वो बहुत बड़ा फैन था और वो उससे कहता है कि वो उसका बहुत बड़ा फैन है और इस मूवी में उसने जो काम किया है वो बहुत ही बेहतरीन है। वो इंस्पेक्टर समझ नहीं पाता कि आखिर वो क्या बोल रहा है और वो उससे पूछता है कि आखिर वो इस बक्से के आसपास क्या कर रहा था। विल उसे बताता है कि इस बक्से के अंदर एक मॉन्स्टर है और उसने एक आदमी को मार भी डाला है जिसकी लाश पीछे पड़ी हुई है। जब वो सभी उस आदमी की लाश को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हो चुकी थी। ये देखकर वो सभी सोचने लगते हैं कि आखिर इस आदमी को ये सब कैसे पता, और वो सभी डिसाइड करते हैं कि आखिर वो आगे क्या करेंगे। वो इंस्पेक्टर उस बॉक्स को कहीं दूर ले जाने का आदेश देता है और उस लाश को लेबोरेटरी में भेज देते हैं ताकि वो उसकी जांच पड़ताल कर सके। उस बक्से को ट्रेन में डाल दिया जाता है और उसे ब्रुकलिन भेजा जाता है और इंस्पेक्टर जब उस बक्से को खोलता है तो उसके अंदर उसे एक मॉन्स्टर नजर आता है जो कि मुर्दा पड़ा हुआ था। ये देखकर सभी लोग डर जाते हैं और इंस्पेक्टर उनसे कहता है कि उन्हें डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये एक फॉसिल है और कुछ भी नहीं। जो कि जिंदा नहीं है तो वो उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। विल बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और वो जॉयस्टिक का बटन दबाता है। जैसे वो मूवी से बाहर आ जाता है और अपनी मशीन से भी बाहर निकल जाता है। अपनी इस इन्वेंशन से वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि दुनिया में किसी ने वैसा इन्वेंशन किया ही नहीं था। ये उसके लिए एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी थी और वो जानता था कि लोग इसे जरूर खरीदेंगे। इसीलिए वो तुरंत अपनी वाइफ रेने के पास जाता है और उसे बताता है कि उसका इन्वेंशन बहुत ही सक्सेसफुल हुआ है, वो भी अपनी फेवरेट मूवी के अंदर होकर आया है और उसके कैरेक्टर उसे देख, टच और उससे बात कर पा रहे थे। ये इन्वेंशन उसकी सपने की तरह है और आज वो पूरा हो गया और वो ऐसी कई सारी मशीन्स बनाएगा जहाँ पे लोग अपने फेवरेट कैरेक्टर्स से मिल सकेंगे। रेने उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और उससे पूछती है कि आखिर ये मशीन काम कैसे करती है। तो वो उसे बताता है कि उसने इसका नाम वर्चुअल रियलिटी थिएटर सिस्टम रखा है। वो उसे करने के लिए कहता है, लेकिन रेने उससे कहती है कि उसे इसके अंदर बहुत ही सफोकेशन होगी, इसीलिए वो ये बिल्कुल भी नहीं करना चाहती। वो उसे बहुत ही फोर्स करता है उसके अंदर जाने के लिए, लेकिन रेने बहुत ही डर रही होती है, इसीलिए वो उसे इनकार कर देती है। फिर उससे कहता है कि इसके अंदर कोई भी अपनी फेवरेट मूवी में जाके क्लाइमैक्स तक यहाँ से एस्केप कर सकता है। ये सुन के वो बहुत ही डर जाती है और उससे कहती है कि एंड में कोई ना कोई तो जरूर मरता है, तो अगर उसके वीआर सिस्टम की मदद से मूवी में किसी की मौत हो गई तो क्या वो इंसान सच में भी मारा जाएगा। ये सुन के विल घबरा जाता है और उससे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं होगा, और हम समझ पाते हैं कि वो अपनी वाइफ को झूठ कह रहा है, क्योंकि उसे पता था कि ये मशीन जितनी लाजवाब है उतनी ज्यादा खतरनाक भी है, क्योंकि इसके अंदर जो कैरेक्टर्स है वो एकदम असली हो जाते हैं और वो उन्हें टच कर सकते हैं तो उन्हें चोट भी पहुंचा सकते हैं। रेने को बहुत ही डर लग रहा होता है इस इन्वेंशन की वजह से, इसीलिए वो अपने रूम में जाके सोचने लगती है। लेकिन तभी विल वहां पर आकर उससे पूछता है कि आखिर वो इतनी निराश क्यों हो रही है। उसे बताती है कि ये मशीन खतरनाक भी है, लेकिन वो उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, इससे किसी को भी नुकसान नहीं होने वाला। विल रेने से कहता है कि जब वो उसके पिता के पास उसका हाथ मांगने गया था तो उसके पिता ने उसे इनकार कर दिया था, लेकिन फिर भी उन दोनों ने शादी करी और यही सही मौका है उसके पिता को ये साबित करने का वो बिल्कुल सही लड़का है, क्योंकि ये इन्वेंशन दुनिया में किसी ने भी नहीं करी है। और जब उसके पिता को पता चलेगा कि उसने इन्वेंट किया है तो उन्हें बहुत ही ज्यादा खुशी होगी। रेने उससे कहती है कि उसके पिता ने उसे एक और बात कही थी। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ पैसों के लिए ही उसकी बेटी से शादी कर रहा है, जो कि उसे अब कहीं ना कहीं सच लगने लगा है, क्योंकि वो ना तो उससे ढंग से बात करता है और ना ही उसे टाइम देता है और वो हर वक्त अपने इन्वेंशन में ही लगा रहता है। उसने उसके पैसों से ही मशीन खरीदी है और वो कुछ भी नहीं कमाता, इसीलिए उसके पिता को मौका मिल जाएगा ये सब बोलने का। ये सुन के विल उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो सब कुछ ठीक कर देगा, और ये सुन के रेने एकदम शांत हो जाती है। रात को रेने जब सो रही होती है तो विल चुपके से उठ के अपने ऑफिस में जाता है, जहाँ कपड़े पहन के वो सीधा वीआर मशीन में घुस जाता है और उसे ऑन करके वो दोबारा से उस मूवी के अंदर जाता है। उसके मूवी के अंदर जाने का एक बहुत ही बड़ा मकसद था। उसे इस फिल्म की हीरोइन बहुत ज्यादा पसंद थी और बचपन में उसने सपना देखा था कि वो उसके साथ रिलेशनशिप बनाए, इसीलिए वो उस मूवी में जाता है और उससे बातें करने लगता है। उसे इम्प्रेस कर लेता है और उससे कहता है कि रात को क्यों ना वो डिनर पे चले, और वो लेडी उसकी बात मान जाती है। इधर हम एक गार्ड को देखते हैं जो कि उस बक्से के ठीक सामने खड़ा था और उसे क्यूरियोसिटी हो रही थी कि आखिर इस बक्से के अंदर क्या है। वो उस बक्से का एक नट खोलता है उसके अंदर देखने के लिए, और जब वो वहां से जाता है तो वो नट को बंद करना भूल जाता है, जिससे वो मॉन्स्टर अपना हाथ निकाल के उस ताले को तोड़ देता है। जब वो गार्ड वापस आता है तो उसे ताला टूटा हुआ नजर आता है और ये देखकर वो बहुत डर जाता है, लेकिन तभी वो मॉन्स्टर ठीक उसके सामने आ जाता है, जिसकी आंखें पूरी तरह लाल थी और वो बहुत ज्यादा कर्स्ड आंखें थी। जब गार्ड उसकी आंखों को देखता है तो उसकी आंख पूरी सफेद हो जाती है और उसके आंख, मुंह और नाक से खून आने लगता है और उसकी वहीं पे मृत्यु हो जाती है। इधर रेनी जब उठती है तो देखती है कि उसका पति उसके बिस्तर पे नहीं है और ये देखकर उसे काफी ज्यादा अजीब लगता है और वो समझ जाती है कि जरूर वो उस वीआर मशीन में ही गया होगा।
अगली सुबह वो अपने पति से पूछती है कि कल रात वो कहाँ पे गया था। तो वो उससे झूठ बोलता है कि उस VR मशीन में कुछ खराब हो गया था, तो वो उसे ठीक करने के लिए गया था। रेनी उससे कहती है कि क्यों ना वो उसके इन्वेंशन को सेलिब्रेट करें। तो विल उससे कहता है कि वो बिल्कुल सही कह रही है, उन्हें सेलिब्रेट तो करना ही चाहिए। रेनी उससे कहती है कि क्यों ना वो अपने दोस्तों को यहाँ पे बुलाए ताकि वो सभी मिलकर सेलिब्रेट कर सकें। और ये सुन के वो हाँ कह देता है, लेकिन वो जरा भी इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा था। फिर वो जाके सो जाता है और जब उसकी नींद खुलती है तो उसकी वाइफ ने उसके लिए एक नोट छोड़ा हुआ था। जब वो उस नोट को पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि रेने टाउन में गई हुई है और वो रात को 8 बजे वापस आएगी। इसीलिए वो सूट पहन कर तैयार हो जाता है उस मूवी में वापस जाने के लिए। जब वो उस मशीन के अंदर जाता है तो दोबारा से वो उस मूवी में पहुंच जाता है, जहाँ पे हम इंस्पेक्टर को देखते हैं जिन्हें पता चला था कि उनका एक गार्ड मारा गया है। वो सभी वहाँ पर इन्वेस्टिगेट करने लगते हैं कि आखिर उसकी बॉडी कहाँ पर चली गई। और जब वो उस बक्से को खोलते हैं जिसके अंदर मॉन्स्टर था तो वो देखते हैं कि उसके अंदर मॉन्स्टर मौजूद ही नहीं है, बल्कि उनका गार्ड ही उसके अंदर मौजूद है, जिसका ये मतलब था कि वो मॉन्स्टर आज़ाद हो गया है और वो उन्हें चोट पहुँचा सकता है। इधर विल ट्रेन के एक कोच में डाइनिंग टेबल सेट करवाता है, जहाँ पे वो हीरोइन को बुलवाता है और वहाँ पे उसके साथ बातें करने लगता है। वो हीरोइन उससे पूछती है कि आखिर वो कहाँ चला गया था। तो वो उससे कहता है कि उसे बहुत ज़रूरी काम याद आ गया था तो वो कहीं चला गया था। तभी वो उसके पास आके बैठता है और उसे किस करने लगता है, लेकिन तभी उन दोनों को कार के हॉर्न की आवाज़ आती है, जिससे विल समझ जाता है कि उसकी बीवी घर वापस आ गई है। इसीलिए वो तुरंत मशीन को ऑफ करके वहाँ से बाहर निकल जाता है और सोफे पे जाके लेट जाता है और बीमारी का बहाना बनाता है। उसकी वाइफ उससे पूछती है कि आखिर उसे क्या हुआ है। तो वो उससे कहता है कि वो पार्टी में बिल्कुल नहीं आ सकता क्योंकि उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। रेनो उससे कहती है कि उसने दोस्तों को बुला लिया है और वो आने के लिए तैयार हो गए हैं। तो वो उससे कहता है कि उसकी तबीयत सच में ठीक नहीं है और वो बेड पे जाके लेट जाता है और उससे कहता है कि वो अकेले ही वहाँ पे चली जाए। शाम को रेने तैयार होकर घर से बाहर निकलती है और उसे लग रहा था कि शायद उसका पति जानबूझ के ड्रामे कर रहा है। वो जब कार में बैठती है तो वो अपने पिता को कॉल करती है, जहाँ उसका पिता उससे पूछता है कि उसका दामाद कैसा है। उससे कहती है कि उसने एक नई चीज़ इन्वेंट करी है। तो उसका पिता उससे पूछता है क्या वो इन्वेंशन उसके पैसों से की गई है। उसे समझाता है कि वो लड़का उससे प्यार नहीं करता बल्कि वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है। और ये सुन के रेने को गुस्सा आता है और वो वापस बेडरूम में जाती है, जहाँ पे वो देखती है कि उसका पति वहाँ पे मौजूद ही नहीं है। जब वो उसके ऑफिस में जाती है तो वो देखती है कि वो नंगा होकर VR में लेटा हुआ है, जहाँ वो समझ जाता है कि वो ज़रूर हीरोइन के साथ इंटीमेट हो रहा होगा। जब वो वापस आता है तो वो उससे पूछती है कि आखिर वो क्या कर रहा था। तो वो उसे बताता है कि उसकी तबीयत खराब थी तो वो ऑफिस में ही सो गया था। उसके सोने के बाद रेने खुद उस मशीन में जाती है उसे ट्राई करने के लिए, जहाँ पे वो उसी की मूवी सेलेक्ट करती है और उसके अंदर चली जाती है। हम उस मूवी में देख पाते हैं कि इंस्पेक्टर और डॉक्टर वहाँ पे उस गार्ड की लाश का पोस्टमार्टम कर रहे थे और वो सभी उसके माथे को काटते हैं और उसका ब्रेन देखते हैं, जहाँ उन्हें पता चलता है कि उसका जो दिमाग है वो पूरी तरह सूख चुका है, जिससे वो समझ नहीं पाते कि आखिर उसे क्या हुआ था। इधर रेने उस हीरोइन के पास जाती है जहाँ वो अपने पति के साथ थी और वो उसके पति से कहती है कि उसकी वाइफ एक एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चला रही है। ये सुन के वो हीरोइन बहुत ही गुस्सा हो जाती है और वहाँ से जाने लगती है। और जब रेने उसे रोकने की कोशिश करती है तो वो हीरोइन उससे कहती है कि उसका पति सिर्फ उससे ही प्यार करता है। इससे रेने को गुस्सा आ जाता है और वो उस पर अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी पीछे से मॉन्स्टर आके उसे पकड़ लेता है। और जब रेने उसकी आंखों में देखती है तो रेने की आंखों से खून आने लगता है। तभी रेने वो बटन दबा देती है, जिससे वो मशीन से बाहर आ जाती है और समझ जाती है कि इस मशीन से लोगों को नुकसान भी हो सकता है। अगले दिन विल जब उठता है तो रेने उससे कहती है कि उसने उसके लिए बहुत ही बेहतरीन नाश्ता बनाया है। उसके बाद विल अपने ऑफिस में जाता है, जहां वो अपने VR के अंदर जाता है और वो उस मूवी के अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। तभी रेने वहां पर आकर चुपके से उसके मशीन में गड़बड़ी कर देती है और वो एक ज़ॉम्बी मूवी सेलेक्ट कर देती है, जिसके अंदर वो चला जाता है। ये देखकर वो हैरान हो जाता है और सोचता है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे पहुंच गया। उस मशीन से बाहर आने की कोशिश करता है तो रेने उसका अंगूठा ही काट देती है, जिससे वो बटन को नहीं दबा पाता और सारे ज़ॉम्बीज उसका मांस खा के उसे जान से मार डालते हैं। यानी दोस्तों रेने अच्छी तरह समझ गई थी कि वो उसे धोखा दे रहा था और उसके पिता बिल्कुल सही कह रहे थे कि वो उससे प्यार नहीं करता बल्कि वो सिर्फ उसके पैसों से प्यार करता है। इसीलिए उसने उसे जान से मारने का फैसला किया। तो दोस्तों ये थी इस एपिसोड की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।